नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कुलपति की कमीशनबाजी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के मंदिरों में चल रहे भ्रष्टाचार पर सरकार की नजर है। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति विनय कुमार पाठक ने कमीशनबाजी का बड़ा खेल किया। पाठक ने ये घालमेल उस वक्त किया जब उनके पास आगरा के अंबेडकर विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार था। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने परीक्षा कराने वाली एक कंपनी का बिल पास कराने के एवज में 15% कमीशन लिया। मामले में पाठक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। भ्रष्टाचार का यह मामला अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा है। मामले में गुरुवार को अंतिम फैसला भी आ सकता है। वहीं विपक्ष पाठक को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण पर हमलावर है। पाठक कई विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं और लगभग सभी जगह उन पर कोई न कोई आरोप लगते रहे। उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय में भी पीएमयू सेल का गठन किया था, जिसके जरिए अपने खास लोगों को नौकरी दी। कहा जाता है कि पाठक के भ्रष्टाचार के खेल में अजय जैन नामक शख्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गिरफ्तार किए जा चुके अजय जैन ने कई राज उगले हैं। अजय जैन ने अपनी कंपनी के जरिए 40 से अधिक ई-वे बिल अकेले इस विश्वविद्यालय में लगाए। आरोप यह भी है कि पाठक को मिलने वाले कमीशन का पैसा एक फर्म के खाते में ट्रांसफर होता था। आज की बहस में हम इसी भ्रष्टाचार के खेल पर चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर किस तरह से मिली हैं, सुनिए। आदरणीय योगी जी की सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। उसी का परिणाम है कि जो भी भ्रष्टाचार या अपराध में कहीं लिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है, त्वरित जांच हो रही। जैसे कोई मामला भ्रष्टाचार का या अपराध का प्रकाश में आता है, त्वरित रूप से उनके खिलाफ जांच होती है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी सरकार सुनिश्चित करती है। उत्तर प्रदेश में एक पुरानी कहावत है कि पूत के पाए पालना में दिखते हैं। 8 महीने की योगी सरकार का वर्तमान का कार्यकाल और पिछले 5 साल का कार्यकाल, भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप लगे और सवाल उठता है कि योगी सरकार को अपनी जांच-एजेंसियों पर भरोसा नहीं, तो संदेह तो यहां होता है। और जिस तरीके के भ्रष्टाचार खुलासे हो रहे, ये योगी सरकार के दामन में डालते हैं। ये योगी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये योगी सरकार की जवाबदेही नहीं है। बाहर के राज्यों में जाकर जिस तरीके की योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज उन्हीं के नाक के नीचे भ्रष्टाचार के पैमाने तय हो रहे। राज्यपाल जैसे पद पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये कौन जिम्मेदारी तय करेगा? योगी आदित्यनाथ जी, आप तो संत हैं और संत कभी झूठ नहीं बोलता है। जवाब देते करिए योगी। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ कमीशन लेने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद एसटीएफ ने उसकी जांच करी और अब ईडी उसकी जांच करने का काम कर रही है। योगी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कानपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ कई विश्वविद्यालयों में ऐसे ही कमीशन का मामला प्रकाश में आया है और पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो बजट पेश हुआ था, उस बजट का अभी भी 10% भी खर्च नहीं हुआ है। आज पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से ये सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। हम लोग इस मुद्दे को लेकर के हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे। तो भ्रष्टाचार पर विपक्ष पे हमलावर हो गया है। किस तरह से सपा का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर वो मामला सदन तक भी उठाएंगे, सड़क पर भी चलेंगे। चलिए, मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विनय मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, विनय जी आपका स्वागत करती हूँ। दीपक बघेल बीजेपी प्रवक्ता हैं, दीपक जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। वहीं आरिफ हबीब साहब सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरिफ साहब आपका भी स्वागत। और चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी के पास आते हुए, क्योंकि मसला जिस पर आरोप लग रहे हैं उनमें बीजेपी भी कटघरे में खड़ी हो रही है। सपा ने तो क्लियर उन्हें आरोप लगाई दिए। दीपक साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा कि नाक के नीचे भ्रष्टाचारी पनप रहे थे। एक नहीं कई जगहों पर विनय पाठक ने काम किया, उसके बावजूद भी वो पकड़ाई बहुत समय के बाद आया। अब धीरे धीरे
पोटली में से राज निकल रहे हैं। दीपक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? दीपक जी कहिए। दीपक जी की आवाज हमें नहीं मिल रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। सुशील दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? सुशील जी को इन कर लेते हैं हम, अभी हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं लौटूंगी आपके पास। आरिफ हबीब साहब, आरोप कई सारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन दीपक जी से हम सवाल लेते हैं उससे पहले मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। हबीब साहब, जवाब इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी से चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है सत्ता में वो हैं, लेकिन ये विनय पाठक जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये अभी के नहीं है, काफी समय से ये इस तरह के ही काम करते आ रहे हैं, क्या कहिएगा? आरिफ जी। दीपक जी, आपके पास आते हुए सवाल वही कि आखिर क्यों ऐसे लोग पनप रहे थे? हेलो जी दीपक जी कहिए। जी पारुल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मिल रही है मुझे आपकी आवाज, कहिए सर। जी पारुल जी, देखिए 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में प्रथम बार मुख्यमंत्री बने और 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई। 2012 से लेकर 17 तक इस प्रकार का भ्रष्टाचार सरकारों में व्याप्त रहा। उससे पहले भी चाहे बीएसपी की सरकार रही है तो उनमें भी हमने लगातार देखा, ऐसी कई सारी खबरें लगातार आती रहती थी। परंतु 2017 के बाद में लगातार माहौल और परसेप्शन एक बदलने का काम किया, वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। हम भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा हमने ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ अपने शब्दों में रखा, हमने उसको अपनी नीतियों में भी दिखाया, हमने उसके करके भी दिखाया। चाहे भ्रष्टाचार और अपराध के ऊपर जिस प्रकार की कार्रवाई करने का काम हो, बुलडोजर चलाया जाता है, जो लोग अपराध समाज जीवन में करते हैं, और उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जिस प्रकार का जो भ्रष्टाचार लोगों के द्वारा व्याप्त है, अधिकारियों के द्वारा व्याप्त है, उस पर भी कार्रवाई करने का काम किया। तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये केवल शब्दों में नहीं, ये हमारी मंशा राजनीतिक विल पावर को भी दर्शाती है। जैसे डीएम सोनभद्र को भी उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पवन कुमार थे एसएसपी गाजियाबाद को, उनको निकालने का काम किया। और अभी हाल ही में एक उदाहरण था विद्या किशोर वर्मा जी का, जिसके अंदर उनको डीएसपी से सीधे एक एसआई के रूप में पहुंचा दिया। तो ये उदाहरण थे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थापित किए कि देखिए अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ऐसा ही हम लगातार करते जा रहे हैं। चाहे स्टेट के अंदर हो, विनय कुमार पाठक जी के ऊपर आरोप लगे हुए, एसटीएफ लगातार जांच कर रही है। 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको भी अभी कोर्ट की तरफ से थोड़ी सी बचाव वो भी उन्होंने ले लिया है, क्योंकि भारत के अंदर उन्होंने एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया, तो उसके आधार पर अभी वो बचे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि अपराधी के हाथ कितने भी लंबे हों, परंतु वो कानून के हाथों से कभी बच नहीं पाएगा। और ये मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे ही जांच पूरी हो जाती है, जांच के अंदर वो आया था तो उनपर भी कानून की। दीपक जी, क्या ये सत्य नहीं है कि जिस जगह पर वो रहे, जिस जगह पर भी पद वो संभाल रहे थे, वहां तमाम जगहों पर आरोप उनके ऊपर लगते रहे, और अब जब इन चीजों का खुलासा हुआ है तो विपक्ष का यही कहना है कि आखिर विनय पाठक जैसे लोग पनप कैसे रहे थे आपकी सरकार में, जब आप बुलडोजर चला रहे हैं, और बुलडोजर अब तक विनय पाठक के यहाँ क्यों नहीं चल पाया? देखिए पारुल जी, मैंने कहा ना अभी उनको हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है 10 नवंबर को। अभी जस्टिस वहां पर राजेश चौहान जी और जस्टिस विवेक सिंह जी की बेंच में मामला की सुनवाई की जो अगली डेट है वो 10 नवंबर की है। तो जब एक बार उन्होंने ये एफआईआर से बचने के लिए, उनके ऊपर गिरफ्तारी से रोक के लिए उन्होंने ये पिटीशन डाली है, तो कानून के जानकारों के अनुसार देखिए एक बात समझिए कि कहीं पे भी अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा हो तो उस पर सीधे जाकर प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कानून के पीछे अपने आप को छुपा के बचाने का प्रयास तो किया, परंतु ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया गया या उनको बच जाएंगे। कोर्ट के हाथों मजबूर हैं। मैं सभा के पास जा रही हूँ, आपने पर्याप्त अपनी बात रख ली सर। आरिफ हबीब साहब, कोर्ट के हाथों मजबूर हैं, इसलिए सरकार पूरी तरीके से जो कार्रवाई अब तक की जा रही थी बुलडोजर वाली, उसमें कोई कोर्ट का आदेश नहीं आता था बुलडोजर चलाने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल रुकना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि विनय पाठक जैसे लोग पनप रहे थे तब भी और अब भी।
असल में योगी जी बुलडोजर जो है वो कुछ विशेष नाम वालों का ही पता जानता है। अब क्योंकि पाठक लगा हुआ है तो इसलिए वहां बुलडोजर उसको लोकेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, अभी वहां पर कुछ और भी लग जाएगा तो भी लोकेशन नहीं मिलेगी, लेकिन वो एक किसी विशेष धर्म और जात के लोगों का नाम लग जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बुलडोजर वहां चला जाएगा और गिरा करके चला आएगा। बात यहाँ भ्रष्टाचार की हो रही है। भ्रष्टाचार में जो इंडियन करप्शन सर्वे है उसमें उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर बिहार और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। भ्रष्ट सूची में जो इंटरनेशनल सर्वे उस पर चौथे नंबर पर है। और यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, जब कोई ईमानदार व्यक्ति इस मुद्दे में लग जाता है और वो मीडिया तक पहुंच जाता है और मीडिया का सपोर्ट पा करके जब उसे उठाता है तो निश्चित रूप से दिखाने के लिए कार्रवाई हो जाती है। जैसे ही ये मुद्दे मीडिया की सुर्खियों से बाहर होते हैं वैसे ही वो सारे लोग खुद उस विभाग के लोग जहां पर मुकदमा किया गया होगा, आप देखेंगे पिछला भी अनुभव यही रहा है। जितने भी जिलाधिकारियों का नाम लिया अभी हमारे भारतीय के प्रवक्ता ने, उन सबको दोबारा सस्पेंशन खत्म करके उनको नियुक्ति अपॉइंटमेंट दे दिया गया, चाहे वो निधि केसरवानी हो, चाहे टी.के. शिबू हो और चाहे सुनील कुमार वर्मा हो। इसी तरह से पंचायत राज विभाग में और होम्योपैथिक आयुष विभाग में तमाम जगहों पर जो घोटाले हो रहे हैं उसमें वो सिर्फ सुर्खियों तक दिखते हैं। सुर्खियों के बाद सेटिंग गेटिंग करके वो सारे लोग फिर से अपॉइंटमेंट पा जाते हैं। सही माने में भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अब आप देख लीजिए, जो कभी शारदा घोटाले के जिम्मेदार रहे वो आज भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल करके ईमानदार हो गए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बात करती है लेकिन काम नहीं करती है। जहां तक विनय पाठक का सवाल है, विनय पाठक को लगातार कई यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कितनी तगड़ी सेटिंग उस व्यक्ति की थी कि उसके बाद भी आज स्पष्ट एसटीएफ ने पूछ लिया है और जो अजय जैन और अजय मिश्रा है दोनों ने बताया भी है कि यहाँ 73 लाख रुपए खाते में आ गए हैं। एक पर्याप्त सबूत होने के बाद भी अभी तक योगी जी का बुलडोजर और उनका हाथ विनय पाठक के गिरबान तक नहीं पहुंच पा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर एक विशेष जाति के होने के नाते वहां पर हिम्मत नहीं पड़ रही है। विनय पाठक 13 साल से सर अलग अलग पदों पर अलग अलग जगहों पर 8 विश्वविद्यालयों में कार्यरत रहे। 13 साल सर, और 13 साल पहले चले जाइए तो आपकी भी पार्टी भी उस वक्त सत्ता में ही रही। जाहिर सी बात है कि जो अब ये पूरा सामने आया है मैटर, उसके पहले बहुत कुछ आपके अंडर कंट्रोल भी रहा होगा। देखिए, यूनिवर्सिटीज जो है वो गवर्नर के अंडर टेकिंग होती हैं और जब ये यूपी में आए 2015 में तो राम नाईक जी गवर्नर हुआ करते थे। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार में इनके खिलाफ कोई मामला संज्ञान में आया होता तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से विनय पाठक जेल की सलाखों के पीछे होते, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में ये 3 साल में तो संज्ञान में नहीं आ पाया, लेकिन बीजेपी के समय संज्ञान में आ गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है तब भी तो खुलेआम घूम रहे हैं। जावेद का घर गिरा, नाम का खुलासा तो हुआ सर। देखिए, गलत को गलत, सही को सही ठहराने का भी आपको एक हिम्मत रखनी चाहिए ना, कि आपके समय तो नहीं पकड़े जा पाए और बल्कि फल फूल रहे थे, और इस जो दूसरा टेन्योर है तब तक भी फल फूल रहे थे, लेकिन योगी सरकार के दूसरे टेन्योर में अब जाकर इस नाम का खुलासा हुआ है कि ये वो शख्स है जो 8 बार अलग अलग विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर अलग अलग पदों पर तैनात थे, और उसके बाद अब इनका सारा का सारा जो काला चिट्ठा वो सामने आ चुका है। लौटूंगी आपके पास आरिफ हबीब साहब। विनय मिश्रा जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ और खासकर बीजेपी के प्रवक्ता को स्पेशली बधाई देना चाहता हूँ कि आज वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन नोटबंदी मोदी जी ने की थी और जिसके बड़े बड़े किए गए थे कि 2000 और 500 के नोट में चिप लगेगी। तो खैर, इसके लिए मुझे बधाई देनी थी, मैंने दे दी। अब दूसरी बात जो बात की आपने ये विनय पाठक जी की, तो पिछले 32 सालों में 3 ही सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, बसपा, सपा और भाजपा, और इन तीनों सरकारों ने उत्तर प्रदेश को केवल और केवल लूटने का काम किया, जनता को गुमराह करने का काम किया। चोर चोर मौसेरे भाई हैं ये।
पहले वो बैठते हैं, फिर वो बैठते हैं, फिर वो बैठते हैं। हर जो भी सरकार बनती है वो पिछली सरकार को केवल उस पर छोड़ देती है, उस पर ठीकरा फोड़ देती है, लेकिन ये नहीं देखती कि उसके कार्यकाल पर क्यों नहीं ऐसा हुआ। कमीशनबाजी का सारा खेल है। आप देखिए, विनय पाठक जब भी कुलपति बने रहे, ये पूरा मामला कमीशनबाजी का है। कमीशन जाता रहा, कार्रवाई नहीं होती रही, कमीशन जाना बंद हो गया, या यूं कह लीजिए कमीशन बढ़ गया, और जब कमीशन देने से मना हो गया तो कार्रवाई हो गई। और रही बात बुलडोजर की, जो बात कर रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया है कि आप बुलडोजर ना चलाएं या बुलडोजर चलाएं? आप बुलडोजर को कोर्ट को जोड़ के क्यों देखते हैं? आप विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलाते हैं, और बुलडोजर आप अजय मिश्रा टेनी के घर पर नहीं चलाते। आप कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर बुलडोजर नहीं चलाते, क्यों? बुलडोजर चलाते हैं आप धर्म जाति लेकर बुलडोजर चला रहे हैं। और रही बात कमीशनबाजी की, तो मैं आपको बता दूं, नमामि गंगे, ये बीजेपी ने केवल भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, केवल पब्लिक को गुमराह करने की बात की, केवल लोक लुभावन वादों की बात की। नमामि गंगे से बड़ा भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। देखिए, माँ गंगा को साफ करने की बात करते थे, आज तक माँ गंगा साफ नहीं हुई, लेकिन अरबों रुपए घोटाले में जा चुके हैं। आप जरा राशन घोटाला देखिए, वो राशन घोटाला जहां पर राशन की दुकान को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको जितने भी यूनिट है उसमें से 2 यूनिट कम करके उनको पैसा भी लिया जा रहा है और उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है विनय जी, ये मामला उजागर करने में भी तो कुछ लोग सामने आए होंगे ना। जब अगर आपको नमामि गंगे मामले से जुड़े हुए कोई तथ्य पता है तो उन्हें भी आप सार्वजनिक कर दीजिए। जी, नाम तो सामने आए ना कम से कम। जिस दिन वो बीजेपी की गंगा में नहा लेंगे वो सही हो जाएंगे। नहीं तो आपको अगर आप मैं वही समझना चाहती हूँ कि आरोप क्या हवा में लग जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं तथ्य तर्क के साथ तो आरोप लगने चाहिए ना सर। आप एक अपनी टीम भेज दीजिए, जितने भी राशन के कार्यालय हैं जहाँ पर राशन बढ़ता है भेज दीजिए, और पब्लिक से पता कर लीजिए कि राशन कम मिल रहा है कि नहीं, बात सामने हो जाएगी। ठीक है। और एक जो बात आपने कही कि बीजेपी, सपा, बीएसपी सबके टाइम पर इन्होंने यूपी की जनता को धोखा देने का, घोटाला करने का काम किया है, उससे पहले खजाने भरे हुए थे उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश का विकास देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो जो काम हुए आप उन कार्यों को देख लीजिए, और कोई घोटाला अगर हुआ है तो सार्वजनिक करिए। ठीक है। ये दीपक जी, घोटाले को लेकर कहा जा रहा है कि और भी कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी सरकार के समय हुई हैं, पहले भी अगर हुई हो तो उसे भी आप उजागर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स पनप रहा है जो घोटालेबाज है, जो भ्रष्टाचार है। अभी विनय जी ने शुरुआत की कि नोटबंदी क्यों आई थी, मोनेटाइजेशन क्यों आया था, उस डिमोनेटाइजेशन के समय पर यही कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, इन तमाम चीजों को लेकर बात रखी गई थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं सर। और अभी भी यही आरोप लग रहे हैं कि घोटाले हो रहे हैं, आपसे लोग बच रहे हैं। देखिए पारुल जी, सरकारी सेक्टर में ऐसे कई सारे अधिकारी होते हैं जो देश की बात ना करके केवल व्यक्तिवाद का और स्वार्थ के लिए सरकार के साथ में, देश के साथ में धोखाधड़ी करते हैं, और ये सब लोग अपराधी होते हैं। और इन अपराधियों के प्रति अगर हमारी सरकार ने अगर 0 टॉलरेंस की नीति ना अपनाती होती तो पूर्व की सरकार में जैसा संरक्षण होता था। देखिए, मैं एक नाम लूंगा और फिर दोनों लोगों को, समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी का चेहरा एकदम स्पष्ट हो जाएगा। मैं मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूँ। देखिए, अपराध फला किसी सरकार में, वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उसका संरक्षण कहाँ हुआ? पंजाब में जाकर कांग्रेस की सरकार के अंदर। तो ये अपराधियों को किस प्रकार से संरक्षण देने का काम करते हैं, ये केवल एक मामले से स्पष्ट हो जाता है। और ऐसा एक मामला नहीं, मैं ऐसे 1000 मामले इनके गिना सकता हूँ जिसके अंदर अगर अपराधियों को, भ्रष्टाचार को अगर पीएचडी किसी ने कर रखी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और उसका संरक्षण करने का काम, उसका इंटर्न अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। देखिए, नेशनल हेराल्ड का केस हुआ, उसके अंदर भ्रष्टाचार की बात हुई, ईडी जांच के लिए आई, तो ये कांग्रेस के सारे लोग रोड पर निकल के गए केवल और केवल ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के अंदर एक उदाहरण मैं देता हूँ, यादव सिंह जी का नाम किसी से छुपा नहीं होगा। यादव सिंह जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, भ्रष्टाचार के आरोपी को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बचाने के लिए उनके लिए सिंगल बेंच की जांच की कमेटी की मांग करते रहे, जिससे वो आराम से मैनेज कर ली जाए। किसी एक व्यक्ति को मैनेज करना आसान रहेगा, इसलिए कर ली जाए। उसके बाद वो मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से झांक फटकारने के बाद में बेइज्जती करवाकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वापस आए, उसके बाद इन्होंने गिरफ्तार किया। मसला यही है ना दीपक जी, कि एक लिस्ट आप दे रहे हैं जिन पर आप कह रहे हैं इन पर हमने कार्रवाई की, एक लिस्ट सपा दे रही है, एक लिस्ट कांग्रेस दे रही है, और दूसरे भी दल लेकर बैठे हुए हैं कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब इस डिबेट में ये भी आरोप आपके ऊपर लग गया है कि साहब आप सरनेम देखकर, कौन सी जात है उसको देखकर आप बुलडोजर चलाते हैं। देखिए पारुल जी, ये तो समाजवादी पार्टी की संकीर्ण मानसिकता का
सोच है। देखिए, अगर हम ये कहें कि इन्होंने अनिल यादव का भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए थे, तो इन्होंने क्या जाति देख के उनका संरक्षण किया था? यादव सिंह का जो भ्रष्टाचार है वो क्या जाति देख के इन्होंने संरक्षण किया था? क्या एक एक थाने के अंदर 40 यादव भर जाते थे? तो इनकी विचारधारा ही ऐसी है, ये केवल परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर निकल ही नहीं पाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र की बात करती है कि हमारा पूरा प्रदेश है, किसी क्षेत्र के ऊपर सीमित नहीं है, किसी जाति तक हम सीमित नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर आप देख लीजिए, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है और सबके लिए सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हम ऐसे ही नहीं कहते, हम सबके प्रयास के साथ में इस प्रदेश को आगे लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद देखिए, प्रदेश के अंदर आज कहीं से भी पूछ लीजिए, रात को 6 बजे के बाद अगर कहीं से निकलने की बारी आती थी तो लोग डरते थे। और आज उसी प्रदेश के अंदर रात को 12 बजे तक हमारी बहनें आराम से स्वच्छंद वितरण करती है, आराम से आती है, जाती है। ये परिवर्तन है, और ये परिवर्तन ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे कोने से होगा, ये समाज के अंदर दिखाई भी देता है। आरिफ जी क्या कहेंगे? मुख्तार अंसारी जी का भी नाम ले लिया अभी दीपक जी ने, और भी कई सारे नाम वो ले रहे हैं, कुछ वो पिंच आपको कर रहे हैं, कुछ पिंच आप उनको कर रहे हैं। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का जो खेल है वो चल रहा है, अब समाप्त कब होगा ये बड़ा सवाल है। देखिए, भ्रष्टाचार, अपराध या कोई भी मुद्दा ले लीजिए आप, तो भ्रष्टाचार की जहां तक बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में 3% लोग सर्वे में ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि बिना रिश्वत के हम काम करा लेते हैं। 3%। और अभी पहले तो मैं अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं कि विनय पाठक को श्रेय देने का काम मार्गरेट अलवा जी ने किया था, जो राजस्थान की गवर्नर थी, और उन्होंने ही इनको उत्तराखंड में भेजा था। विनय पाठक जिन जिन प्रदेशों में रहे हैं, खासतौर से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर रहे हैं या कांग्रेस के रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसमें खींचना तो मैं उचित समझता ही नहीं, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी अपराधी नहीं है। योगी सरकार में सिर्फ दिखावे के लिए काम किया जाता है, तो सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दिखते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। अभी अयोध्या प्रवास के दौरान उनके पीछे 50,000 का इनामी खड़ा था, और किसी को मुख्यमंत्री जी का वीडियो भी वायरल हुआ जिसको कह रहे थे कि तुमने बहुत जमीनें कब्जा की, तुम थोड़ा पीछे रहो, जमीनें कब्जा करते रहो, तुमको कोई रोकेगा नहीं क्योंकि संरक्षण प्राप्त है। तो जहां तक अपराध की बात है, कुलदीप सेंगर को डीजीपी उत्तर प्रदेश ने माननीय शब्द कह करके कहा, तो आप खौफ देख लीजिए अपराधियों में कितना है कितना नहीं है। उसी सेंगर को अस्पताल न्यायालय ने कहा भेज दिया, और उस सेंगर को कुल मिलाकर बात अगर विनय पाठक की जाए तो तमाम तीनों हमारे मेहमान जो बैठे हुए हैं, इन तीनों के पार्टियों की जब सरकारें अलग अलग जगहों पर रहीं, उस समय ये विनय पाठक नाम का शख्स पनपता रहा। तो इसलिए कॉलर किसी का भी साफ नहीं है, ईमानदारी वाली बात तो यह है। विनय जी आप कहिए, उसके बाद मैं आप दोनों की बातों का जवाब दीपक जी से लूंगी। कहिए विनय जी। देखिए, मैंने तो पहले ही बताया कि वर्तमान में जो सरकार है उससे पूछना चाहिए, और साथ ही साथ जो इससे पहले आई है उनसे भी प्रश्न जुड़ा रहता है। और जैसे मैंने आज कहा, आज 8 नवंबर है और चिप लगी हुई है, डरने की क्या बात है? कहीं भी होंगे नोट निकाल। राजस्थान में आपके भी गेस्ट रह चुके हैं जब आपकी गवर्नमेंट थी, उस बारे में जरा कुछ कहिए। इस देश की दुर्गति यही है कि भाजपा आई और कांग्रेस गई, और कांग्रेस आई भाजपा आई, दोनों चोट और मौतेरे भाई हैं। और इन लोगों ने आपने भी तो पलकों पर बिठा कर रखा 3 साल, कौन सा आपने उनके घोटालों की जांच की आरिफ साहब? आपकी सरकार के समय में तो 3 साल पलकों पर बैठे रहे। हमारे अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में कोई भी इस तरह का मामला संज्ञान में आया ही नहीं, तो कार्रवाई कैसे? और जबकि 13 सालों से अलग अलग जगहों पर रहे, और इन 13 सालों में अलग अलग जगहों से अलग अलग आरोप लगे उनके ऊपर, आपके समय पर बस उजागर नहीं हो पाया, वो बात अलग है। सरकार के 2 साल के कार्यकाल में विनय पाठक जी उत्तर प्रदेश में रहे, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में, हाँ। और उन 2 सालों में इनका कोई भी भ्रष्टाचार का मामला संज्ञान में नहीं आया। तो अभी आप ही की पार्टी के नेता चिल्ला कर कह रहे हैं कि जिन जगहों पर, जितनी भी जगहों पर ये रहे, उतनी जगह पर इन्होंने घोटाले किए, उतनी जगहों पर आरोप लगते रहे इनके ऊपर। तो अभी आप कुछ और कह रहे हैं, पहले डिसाइड कर लीजिए ना पार्टी में आपस में क्या कहना है। ठीक है दीपक जी कहिए। देखिए, लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है वो किसी से छुट्टी नहीं है। उनके दोनों सहयोगियों को पुलिस ने एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया, और लगातार एसटीएफ का जाल उनके ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, उनके ऊपर जांच लगातार चल रही है। और मैं आपको अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि उनके जल्द से जल्दी कानून की गिरफ्त में वो होंगे, और वो कानून की पकड़ से बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। अगर किसी ने देश की जनता के साथ में, प्रदेश के लोगों के साथ में अगर किसी प्रकार से धोखाधड़ी या उनके हकों को, अधिकारों को छीनने का प्रयास किया है, तो ऐसे सभी लोगों को, ऐसे सभी अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी
सलाखों के पीछे रखने का काम करेगी और यही हमारी पक्षपातपूर्ण बुलडोजर भी नहीं चलेगा, ये भी कह दीजिए, क्योंकि जिन जिन लोगों के नाम अभी तक लिए हैं सपा की तरफ से, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई बड़ी सपर हो गई, लेकिन जिनका संरक्षण आपकी पार्टी की तरफ से उन लोगों को प्राप्त था उनके ऊपर बुलडोजर चला ही नहीं, जिसमें टेनी के बेटे का भी नाम आ गया। देखिए पारुल जी, हम जाति धर्म क्षेत्र देखकर राजनीति नहीं करते और ना ही उनके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। अपराधियों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और देखिए आप जल्दी देखिएगा कि उनके ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, माफी के साथ इजाजत देनी होगी, अब वक्त इजाजत नहीं देता कि हम और चर्चा करें। तो कमीशनबाजी का खेल चल रहा था, काफी लंबे समय से कुलपति बने बैठे थे, 8 अलग अलग विश्वविद्यालयों में 13 साल से लगातार अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। 40 साल की उम्र में पहली बार वाइस चांसलर बने और उसके बाद लगातार अब 53 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन लगातार अलग अलग जगहों पर ये आरोपों का शिकार होते रहे। जांच हुई, अब कार्रवाई हुई। अब राजस्थान, जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही तब भी वो वहां पर मेहमान नवाजी अपनी मेहमानी करवा रहे थे, और फिर उसके बाद सपा की सरकार रही जब उत्तर प्रदेश में, तब भी वो यहां पर थे और अब लगातार बने हुए थे। 15% कमीशन की बात सामने आई, राज खुल गए। अब इस राज के पीछे और कितने राज दबे हुए हैं आएंगे सामने, लेकिन सवाल ये कि कार्रवाई किस तरह से होगी, क्या वाकई चलेगा पाठक के घर पर बुलडोजर। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।